तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। प्रज्ञान आईएएस में आपका स्वागत है। तो कल हमने चर्चा करी थी भारत और चीन के पक्षों की, यानी कि उनके बीच में क्या क्या समानताएं हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसी पक्ष पर चर्चा की थी कि हिंदी चीनी भाई भाई की जो हम अब या नेहरू जी जिस समय बोलते थे ये बात, तो उस समय में ऐसी क्या समानताएं थी जिनके आधार पर हम देखते थे कि हमारे और चाइनाओं के बीच में बहुत सारी समानताएं थी। उसकी हमने चर्चा कर ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत और चीन के बीच में क्या भिन्नताएं हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। और वहीं यह भी हम देखेंगे कि भारत को लेकर जब कॉलोनिज्म आया यानी उपनिवेशवाद के शिकार हुआ भारत, और साथ साथ उसी समय लगभग चाइना भी कॉलोनिज्म बना, अलग अलग देशों ने वहाँ पे उपनिवेश उसको बनाया। तो उसकी स्थिति क्या रही और हमारी स्थिति क्या रही, उसकी आज़ादी की प्रक्रिया क्या रही और हमारी आज़ादी की प्रक्रिया क्या रही। उसके बाद जो सीमाओं को लेकर हमारी ब्रिटिश उपनिवेश काल में उसकी जो सीमाएं खींची गई, और हमारे जब हम उपनिवेश से निकल गए यानी कि आज़ादी के तत्पश्चात नेहरू जी ने क्या सीमाओं को लेकर सतर्कता अपनी दिखाई और क्या उसके साथ साथ उन्होंने सही कार्य किया, और उसी के साथ साथ क्या कुछ ऐसी गलतियां रह गई जो वर्तमान संदर्भ में आप देख रहे हैं। और उसी के बारे में अब मैं लास्ट लेक्चर से वहीं से स्टार्ट करता हूं जहां मैंने लास्ट लेक्चर समाप्त किया था। तो यानी कि एक ओवरव्यू ले लेते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने यह पढ़ा था कि इधर चीन था और यहाँ भारत, और इधर रोमन साम्राज्य, वहीं उससे लगा हुआ पार्थियन साम्राज्य था एक। तो देखो, चाइना से जब व्यापार होता था सिल्क रूट से, इसी से होता था, जो अभी BRI प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो चाइना बना रहा है, ओबोर भी कहते हैं उसको। तो उसी के बारे में हमने कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो देखो, यहाँ से जब व्यापार होता था यानी कि हमने देखा है कि 17वीं 18वीं सदी तक भारत में कुल विश्व की GDP का 55% के आसपास भारत और चीन की GDP थी, जिसमें 20 से 25% हिस्सा उसमें भारत और 25 से 30% हिस्सा उसमें चाइना। तो यानी कि ऐसा क्या हुआ कॉलोनिज्म के बाद कि एशिया की सारी शक्ति शिफ्ट होकर पश्चिम की ओर शिफ्ट होती चली गई। तो वही उसी बात को हम आज यहाँ पर समझेंगे कि कैसे क्या हुआ। और देखो, UPSC में इससे प्रश्न बहुत बनने वाले हैं। कोविड-19 से भी चाइना को लेकर जुड़कर प्रश्न आएंगे। वहीं भारत और चाइना के अंतर संबंधों पर भी आधारित बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं आगामी सिविल परीक्षाओं में। तो उन्हीं को हम बेसिकली चर्चा करेंगे। तो देखो, तो एक बार उसका देखो, जैसे चाइना से यहाँ व्यापार होता था तो इसका भारत भी साथ में सहयोग करता था। तो जब ये पार्थियन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य का जिस मार्ग से यहाँ से व्यापार किया जाता था, तो इस मार्ग को कई बार पार्थियन का इसके साथ डिस्प्यूट होकर अवरुद्ध कर देते थे। तो जब ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता था तो भारत, चीन क्या करता था कि चीन यहाँ से अपने मटेरियल को इस मार्ग से तो ले जा नहीं सकता था क्योंकि भारत उसका सहयोगी था उस समय। तो ये क्या काम करता था, यहाँ बंगाल से, बंगाल में ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था, और ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर वो अपने सामान को पहुंचाता था। वहीं से उत्तरापथ चलते हुए अरब सागर से ब्रोच बंदरगाह से होते हुए रोमन साम्राज्य तक उस व्यापार को सुनिश्चित किया जाता था। इसी के साथ आगे चला, जब चलते चलते यानी कि फिर यहाँ कॉलोनिज्म का शिकार होते चले गए। और उसी के बाद जब देखो, अब हम पढ़ेंगे, ये हमने आपको बताया था कि ये समानताएं सारी इकट्ठी जुड़ के आती हैं, जिन आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारत और चाइना सभ्यताओं को लेकर भी कुछ हमने चर्चा करी थी। उस पर मैं दोबारा फिर जाऊंगा नहीं। तो अब मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक वहीं से स्टार्ट करता हूं, उसको लिंक करके। तो देखो, समानताएं तो हमने सुबह आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दी थी। तो आज हम पढ़ेंगे भिन्नताएं क्या है चाइना और भारत के बीच में, और जो भिन्नताएं बढ़ती चली गई वो क्या कारण ऐसे रहे, यानी कि भिन्नताओं का अंबार, उनकी डिस्टेंस बढ़ती चली गई। तो देखो, भिन्नता यह है कि भारत का जब निर्माण हुआ और निर्माण से पहले उसका कॉलोनिज्म हुआ यानी कि उपनिवेश बना भारत। तो उपनिवेश के समय क्या हुआ, उपनिवेश में भारत तो एकमात्र राष्ट्र का उपनिवेश बना जिसमें केवल ब्रिटेन था। उसी के साथ साथ चाइना काफ़ी राष्ट्रों का उपनिवेश बना। तो यानी कि जैसे फ्रांस, तुर्की, अलग अलग ब्रिटेन, यानी कि एक तरफ
एक तरह से उन्होंने, पश्चिम वालों ने सेंटेंस बोला भी था, ये वाक्य बोला कि चीनी खरबूजे को काटो और बांटो। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो चाइना को लूट लिया गया पूरा। उसी तरीके से भारत को ड्रेन ऑफ निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत से बहुत सारा धन संपदा यूरोप जाता था और उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिला। तो यानी कि जहां पर ब्रिटेन भारत को अपना गुलाम बनाने से पहले 2-3% विश्व जीडीपी का रोल प्ले करता था, वहीं देखो उसके बाद भारत 20-25 से आकर 2-3% पर आ गया, और चीन को उसी समय ब्रिटेन देखो 2-3% से 20-25% पर चला गया। तो ये सारे जो पक्ष रहे उनकी वैश्विक संदर्भ में हमने चर्चा विश्व इतिहास में पढ़ाया था तब भी की थी, और अभी भी थोड़ा हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या उसके बिंदु रहे जो ऐसी प्रक्रियाएं होती चली गई कि सारी की सारी पावर उधर शिफ्ट होती चली गई। तो देखो जिस समय ब्रिटेन के हाथ से अमेरिका निकल गया, तो अमेरिका के निकल जाने से ब्रिटिश को यह लग रहा था कि एकमात्र अगर देश है जो हमारी सारी की सारी पूर्ति कर सकता है तो एकमात्र भारत है, यानी कि उसको अपना ब्राइट कॉन्टिनेंट यही दिखाई दे रहा था। तो भारत को उसने धीरे धीरे प्लासी का युद्ध, बक्सर वगैरह के युद्ध से प्रक्रिया अपनी चालू की और गुलाम बनाते धीरे धीरे चले गए। तो उसी प्रक्रिया के साथ साथ चीन भी उपनिवेश का शिकार हुआ और बहुत सारे कंट्रियों का शिकार हुआ। तो एक तो भिन्नता इसी स्तर पर दिखाई पड़ती है कि चीन केवल एक किसी राष्ट्र का उपनिवेश रहा, वहीं चीन किसी एक राष्ट्र का उपनिवेश नहीं रहा, और भारत की यानी कि केवल ब्रिटेन का ही उपनिवेश रहा, और चीन अन्य बहुत सारे राष्ट्रों का उपनिवेश रहा। तो इसी के साथ यह भी भिन्नता दिखाई देती है। दूसरा, भारत के अंदर प्राचीन समय से ही डेमोक्रेसी थी। देखो डेमोक्रेसी कैसी थी कि यहाँ अगर बुद्धिस्ट शासक है तो यानी कि ये बुद्धिस्ट को भी संरक्षण देता था, साथ साथ आजीवन संप्रदाय को भी संरक्षण देता था, उसके साथ ब्राह्मण संप्रदाय को संरक्षण देता था। तो यानी कि सभी के विचारों की स्वतंत्रता थी। तो यानी कि जो आज पश्चिम वाले बोलते हैं कि वी आर डेमोक्रेटिक बट इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले से ही डेमोक्रेटिक थी, उनकी यहाँ कहाँ डेमोक्रेटिक थी, उनकी यहाँ तो विचारों की स्वतंत्रता। तुमने देखा होगा पूरा का पूरा यूरोप भाषाओं को लेकर, विचारों को लेकर कटा है, ब्लड दुनिया भर का बहा है उन्होंने। आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में जब पढ़ाएंगे जर्मनी वगैरह का एकीकरण और इटली वगैरह रिवोल्यूशन, सारे इटली के एकीकरण, उसमें आप देखोगे कि भाषाओं के आधार पर वहाँ कट कट के मर गए लोग। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी फुल था, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। चाइना एक पूरी एकरूपता के साथ अपना कन्फ्यूशियस के समय से चलता आ रहा है और उसी को आज वो बरकरार बनाए हुए हैं। तो यानी कि वो एक सभ्यता का उसकी पार्ट भी है, यानी कि निरंतरता बनी हुई है उसकी सभ्यता में। हमारे यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं था। हमारे यहाँ तो हर 2 किलोमीटर पे आप देखोगे भाषाओं के स्तर पर भेदभाव दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से हमारे यहाँ विचार के स्तर पर भी अलग अलग विचार हैं, यानी कि कोई कम्युनिस्ट है, कोई सोशलिज्म है, कोई पूंजीवादी है, कोई मिक्स्ड है, सारे के सारे साथ साथ चल रहे हैं, या और सभी को स्वतंत्रता है, जबकि ऐसा चीन के स्तर पर दिखाई नहीं पड़ता। एक भिन्नता यह भी दिखाई पड़ती है। वहीं अब इस बात को भी हमको देखना होगा कि नेक्स्ट भिन्नता क्या है। नेक्स्ट भिन्नता देखो ऐसी, हमारे यहाँ जो भारत के समय में आज़ादी मिली, यानी कि जब उपनिवेश काल से निकलने स्टार्ट हुए तो भारत को जो आज़ादी मिली वो पीसफुल आज़ादी मिली, और जो पावर का जो स्थानांतरण हुआ, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सरकार को स्थानांतरित की गई पावर और राष्ट्र बनाया गया, अलग से नेशन बना भारत, ब्रिटिश के उपनिवेश काल से निकला। तो उसी समय में आप देखोगे हमारे यहाँ पीसफुल शांति से सत्ता ट्रांसफर की गई, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में आप देखोगे चाइनीज रिवॉल्यूशन दुनिया भर के हुए, आपने देखा होगा, भारत में देखा आपने 1917 के आसपास भारत में एक सोशलिज्म पार्टी भी बनी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टियां बनी, बहुत सारी समाजवादी पार्टी बनी, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से वो रेगुलेट होती थी, रशिया से कई पार्टियां हमारे यहाँ भी हुई। तो उस समय हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी भी चल रही थी आज़ादी को लेकर, और दुनिया भर की पार्टियां हमारे यहाँ बनी और आज़ादी को इकट्ठा लेकर चली। लेकिन वो बात एक अलग है कि वो हमारे यहाँ आज़ादी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं दिला पाई, क्योंकि उसको कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जैसा कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी को लीडर मिल गया, यानी कि माओ त्से-तुंग, जिसके नेतृत्व में चाइना ने अपनी आज़ादी प्राप्त की। तो यानी कि जब आज़ादी प्राप्त की तो उसी के विपक्ष में एक दल और था, राष्ट्रवादी दल, यानी कि उसको कोमितांग दल बोलते हैं। कोमितांग चाइनीज शब्द है और उसका मतलब होता है राष्ट्रवादी दल। तो उसके एक प्रवर्तक थे सन्यात सेन, उनके नेतृत्व में वह दल ने काम किया चाइना के अंदर, और उसी के साथ साथ दूसरी तरफ
माओवादी दल, एक जो माओ सेतुंग जिसका नेतृत्व करते थे, वह एक कम्युनिस्ट दल था, यानी कम्युनिस्ट का नेतृत्व जो किया वो माओ सेतुंग ने किया। और जो कोमितांग दल यानी कि राष्ट्रवादी दल था, उसका संन्यास सेन ने किया। आगे चलकर दोनों के बीच भी आपस में विचारधाराओं की लड़ाई हुई, और विचारधाराओं की लड़ाई के चलते संन्यास सेन के बाद चियान काई शेक आया, और चियान काई शेक के साथ जब माओ सेतुंग ने आक्रामक रूप से लॉन्ग मार्च निकाले चाइना के अंदर, और मार काट करते हुए, पूरा ब्लड बहाते हुए उसने लंबे लंबे लॉन्ग मार्च निकाले 50-50 लाख सैनिकों के साथ, और वहां से चियांग काई शेक को भागना पड़ा। और चियांग काई शेक 50 लाख व्यक्तियों को लेकर फार्मोसा द्वीप, यानी जो वर्तमान संदर्भ में ताइवान कहा जाता है, उस पर जाकर शरण ली। और वहीं उस समय उधर से अमेरिका ने प्रेशर बनाया, यानी कि माओ सेतुंग को उससे चाइना ताइवान से दूर रहने के लिए कहा, और ताइवान को अमेरिका ने छतरी दे दी। और वहीं उसी समय पर उसको धमकी दे दी गई, ट्रीमैन के द्वारा धमकी दे दी गई कि देखो, अगर तुम इसके ऊपर कुछ भी प्रहार हुआ तो यानी कि तुम्हारे ऊपर परमाणु बम की धमकी देने से भी चाइना नहीं कतराया। तो जब उसको छतरी दे दी, यानी कि ताइवान को छतरी दे दी, और ताइवान को एक तरीके से ताइवान की सरकार को ही वास्तविक सरकार माना, तो चाइना को ये बात अब पच नहीं रही थी, यानी कि चाइना नाराज था बहुत ज़्यादा उसी समय से। और भारत ने उसी संदर्भ में यह कह दिया था कि देखो, चाइना और ताइवान दो अलग अलग कंट्री नहीं है, चाइना का अभिन्न अंग है ताइवान। हमेशा नेहरू जी ने ये अपना स्टैंड लिया, तो उसी के आगे देखेंगे कि क्या संदर्भ उसके पक्षों में दिखाई पड़ेंगे, कि क्या गलतियां नेहरू जी की, यानी कि नेहरू जी का जो आइडियलिज्म है, यानी कि नेहरू जी का जो आदर्शवाद है, उसमें क्या कमियां रही और क्या अच्छाइयां हैं। तो अब हमने इसमें भिन्नताएं बहुत सारी देख ली। देखो, आपने देखा होगा कि जिस समाज परिवेश में जिस बच्चे का जन्म होता है कि, और जिस जैसे उस परिवार की वैल्यू होती है, उसी तरीके की उसमें जन्म लेने वाले बच्चे की भी वैल्यू आगे, यानी कि मूल्य डेवलप होते हैं। तो वह उसी तरीके की प्रवृत्ति और उसी तरीके का बच्चा बिहेव करता है जिस तरीके से उसकी परवरिश होती है। तो देखो, भारत का तो जो जन्म हुआ वो तो हुआ ही शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन चाइना का ऐसा प्रतीत नहीं होता। चाइना में लंबे लंबे मार काट, और वहीं पर दुनिया भर की जाने गई ब्लड दुनिया भर का बहा, तो उसकी प्रवृत्ति ही आक्रामक है, यानी कि उसका जन्म ही उस युद्ध काल में हुआ है, और उस युद्ध काल में अगर जन्म हुआ है तो उसकी प्रवृत्ति आज भी वही बनी हुई है, युद्ध प्रिय कंट्री की। तो वो हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या, कहाँ, कैसे इसके भारत के साथ पेंच फंसे हुए हैं। तो देखो, जैसे ही अब आते हैं उपनिवेश काल के समय, तो ब्रिटिश की विदेश नीति भारत को लेकर क्या रही? ब्रिटिश की विदेश नीति भारत को लेकर क्या रही? भारत को लेकर आपने देखा होगा कि उसी समय यहाँ पर करजन साहब आए थे भारत के अंदर, और वो सीमाओं को लेकर बहुत सतर्क थे, यानी कि बहुत जागरूक थे सीमाओं को लेकर। तो उन्होंने उसी समय भारत की सीमाओं के तरफ ध्यान आकृष्ट किया अपना, और उसी समय में उन्होंने आउटर एक बफर जोन बनाया, एक इनर जोन बनाया, और 2 जोन बनाए उन्होंने 3-3 कंट्रियों के, और उसी के साथ उन्होंने सीमाओं को अपनी सेव किया, यानी कि भारत की सीमाओं को सेव किया। अब मैं भारत का यहाँ मैप बनाऊंगा, तुम देखना कि उसमें कैसे हम चीजों को समझेंगे, ठीक है? तो ये बन गया हमारा भारत का मैप। अब समझो थोड़ा इससे क्या था, यहाँ कहीं, यहाँ पे थोड़ा ये सिक्किम है, इधर ये म्यांमार, ठीक है, और यहीं पर पश्चिम बंगाल फंसा हुआ है बीच में। ये हो गया आपका अफगानिस्तान, इधर ईरान। तो देखो, करजन साहब जब भारत आए, उन्होंने कहा कि देखो भाई, बैठ के अपनी बात करो और बैठ के अपनी सीमाओं को निपटा लो, ताकि आगे का कोई सारा का सारा ये डिस्प्यूट ही खत्म हो जाए। तो देखो, भारत की जो सीमा लगती थी इधर से उत्तर पश्चिम की साइड से ईरान और अफगानिस्तान, यानी कि क्योंकि भारत को डरता उस समय उसका रशिया था,
रशिया का डर ये था कि कहीं ब्रिटेन को ये लग रहा था कि कहीं यह आक्रमण करते हुए इधर से भारत को ना गुलाम बना ले और भारत के अंदर ना घुस आए। तो उसी के तहत इसने यहाँ क्या काम किया, उसकी भय से ये एक डोरंड लाइन खींची और डोरंड लाइन खींच के जो अफगानिस्तान से उसने अपनी सीमा को मान लिया कि देखो भाई ये सीमा है हमारी, इससे उधर तुम और इससे इधर। तो ये अफगानिस्तान से गुजरती थी। उसके साथ ही इधर क्या किया करजन साहब ने, इधर ये सारे के सारे क्या हैं, आउटर यानी कि बाहर के। इधर जो था उन्होंने सिक्किम, तिब्बत, इधर उन्होंने तिब्बत को आउटर जोन मान लिया। और ये तो हो गई उनकी आउटर जोन, यानी कि एक तरीके से जो सेव कर लिया उन्होंने पूरी की पूरी सीमा को। दूसरा फिर इनर जोन जो बनाया उन्होंने नेपाल, क्योंकि नेपाल के साथ में होस्टिंग साहब ने युद्ध किया। तो जब होस्टिंग साहब ने नेपाल को जीत लिया और उसके साथ एक संधि करी 1816 के आसपास, एक संधि हुई संगोली की संधि। उसी को अभी वर्तमान संदर्भ में नेपाल कह रहा है कि यार इसको रिव्यू करो, ये संधि गलत है, हमारे ऊपर थोपी गई संधि है। तो इसे देखते हुए फिर हमने देखो वहीं बर्मा के साथ भी आपको पता होगा, बर्मा के साथ कई आगले युद्ध हुए, यानी कि ब्रिटिश ने युद्ध लड़े उसके साथ साथ। तो यानी कि डलहौजी ने बर्मा को भी जीत दिया। और जब 1886 यानी डफरीन के समय में क्या हुआ कि 1886 में इसको भी म्यांमार को भारत के अंदर मिला लिया गया। तो वो सारी की सारी जो इधर से भी सेव कर लिया भारत का हिस्सा करजन साहब ने, और उधर से भी सारा का सारा नेपाल के साथ संधि कर ली। वहीं भूटान को भी अंदर इनर कोर के तहत एक बफर जोन बना लिया। तो इस तरीके से सारी अपनी सीमाएं सेव कर ली। इसी को बफर जोन कंसेप्ट कहते हैं, करजन का बफर जोन कंसेप्ट। अगर कभी आ जाए कि करजन जी का बफर जोन जो लक्ष्य था वो क्या था, और मैप सहित बनाकर इनकी उस तरीके से हम वहां लिख सकते हैं। तो उसी के साथ साथ देखो क्या हुआ फिर आगे चलकर, जब ब्रिटिश ने तो ये सीमाएं बना दी और यहाँ सिक्किम वगैरह की उसमें क्या हुआ फिर तिब्बत को लेकर, जब सिक्किम और तिब्बत की बात आई तो चाइना ने इस पर संधि पर सिग्नेचर नहीं किए। और उन्होंने क्या काम किया कि वो कहने लगे कि देखो भाई ये तो तुम सीमा के साथ में गलत कर रहे हो, हम इसको नहीं मानते कि सिक्किम तिब्बत का ये यहाँ से मामला बॉर्डर का नहीं बनता। तो उन्होंने इस पर साइन नहीं किए। तो नेपाल के साथ में संगोली की संधि करके हमने ये अपनी सीमा इधर से स्ट्रॉन्ग कर ली और अपनी बेहतर कर ली। तो उसी के बाद जैसे ही सत्ता स्थानांतरित होती है, सत्ता स्थानांतरित मतलब जैसे ही कॉलोनिज्म समाप्त होता है यहाँ से भारत से और नेहरू जी के हाथ में सत्ता आती है, तो नेहरू जी को इसीलिए आधुनिक करजन कहा जाता है। आधुनिक सीमाओं को लेकर जो थे नेहरू जी वो भी बहुत सतर्क थे। तो उसी वजह से सन 2003 में यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा कि भारत के आधुनिक करजन नेहरू जी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि नेहरू जी जिस समय देश आज़ाद हुआ उनकी प्रतिष्ठा तो तुम्हें पता है ये किस चरम अवस्था में थी उस समय, यानी कि उनका सम्मान, और जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते थे, और यानी कि दोनों देश आज़ाद हुए और कूटनिरपेक्ष की बात करी, यानी कि एक तरफ नाटो एक तरफ वारसा, किसी भी गुट में नहीं जाने के नॉन अलाइनमेंट की बात करी, और थर्ड वर्ल्ड बना एक तीसरा जो गुलाम उपनिवेश काल से उस समय राष्ट्र निकले और उनकी लीडरशिप करी। तो तीसरे देश यानी कि तीसरे विश्व के नेतृत्वकर्ता बने। वहीं बाडूक सम्मेलन हुआ, उसमें 29 एशियाई देशों का प्रतिनिधित्व किया नेहरू जी ने। तो बहुत सारी ऐसी प्रतिष्ठाएं नेहरू जी के साथ जुड़ती चली गई। वहीं म्यांमार के समय भी देखा होगा, म्यांमार में जो एक शासक थे उनकी जो मिसेज थी उसके भी नेहरू जी से बहुत अच्छे मतलब कि मित्रता थी एक तरीके से, और वो इंग्लिश वगैरह ठीक ठाक से फ्लुएंटली बोल लेती थी, यानी कि जो उनके हस्बैंड थे शायद इतनी बेहतर नहीं उनसे बात कर सकते थे नेहरू जी से। तो इसी चीज़ को लेकर क्योंकि साथ में कई बार ये बाहर भी वगैरह मिलते रहे, तो उस तरीके से नेहरू जी की अंडरस्टैंडिंग बेहतर थी। तो म्यांमार को भी उन्होंने सही उसके साथ में समझौता कर लिया। तो उसी के तहत अब आपने देखना होगा कि नेहरू जी से ऐसी रियलिस्टिक पॉलिसी अपनाने वाला व्यक्ति की सारी की सारी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ही समय में कि कितना व्यक्ति रियलिस्टिक था। तो उसने इतनी बड़ी भूल क्या कर दी जो आज भी हम चाइना के साथ में झेल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही रियलिस्टिक पॉलिसी अपनाई नेहरू जी ने। बनते ही प्रधानमंत्री देश का पहले सीमाओं पर ध्यान आकृष्ट किया कि पहले इन्हीं सभी सीमाओं को सही करते हैं।
तो नेहरू जी ने क्या काम किया, देखो ये सीमा तो हमारे यहाँ से चली गई, क्योंकि ये तो जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के पास चली गई, तो डूरन लाइन से हमारा कोई इतना संबंध नहीं रहा। थोड़ा सा यहाँ से अफगानिस्तान के साथ ऊपर से जो बॉर्डर लगता है बहुत थोड़ा सा है, उसकी कभी चर्चा कर लेंगे अलग लेक्चर में। तो यानी कि ये तो चली गई पाकिस्तान के पास। अब मामला आया इधर का, तो मामला जब इधर का रहा तो यानी कि नेपाल वगैरह और सिक्किम वगैरह और भूटान वगैरह, तो नेहरू जी ने सबसे पहले भूटान के साथ संधि कर ली। भूटान को कहा कि देखो भाई, आंतरिक रूप से तुम स्वतंत्र हो और आंतरिक रूप से तुम्हारी स्वतंत्रता बनी रहेगी। उसी के साथ साथ नेहरू जी ने कहा कि बाह्य मामले यानी कि रक्षा, बाहर के मामले, संचार वगैरह हम आपके देखते रहेंगे और हमारे संरक्षण में आप अपनी पॉलिसी बनाना। तो 1949 में नेहरू जी ने भूटान के साथ संधि कर ली, तो यानी कि एक तरीके से इधर से सेफ बफर जोन का काम करने लगा भूटान। वहीं सिक्किम को भी यही बात कही कि देखो, आंतरिक रूप से आप स्वतंत्र हो और बाह्य रूप से हम आपके मामलों को देखेंगे। उसी तरीके से नेहरू जी ने नेपाल के साथ भी संधि की, और नेपाल के साथ में थोड़ा मामला एक गंभीर था। नेपाल को पहले नेपाल मान नहीं रहा था, उसी के साथ उसको रशिया का भय दिखाकर अपने पक्ष में लिया। वहीं पर तिरुभुवन वहां के शासक थे और राणा जी वहां के प्रधानमंत्री थे, तो राणा जी ने वहां की सत्ता से अपदस्थ कर तिरुभुवन का सत्ता से उतार दिया, और उसको नेहरू जी ने एकदम तुरंत शरण दी अपने यहाँ। और राणा जी ने वहाँ एक 9 वर्ष के ज्ञानेंद्र साहब को राजा बनाया, और उसमें अमेरिका और ब्रिटेन का भी हाथ था, सपोर्ट थी राणा जी को। तो यानी कि उसी समय नेहरू जी ने तिरुभुवन को अपने यहाँ शरण दी और ब्रिटेन और अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया कि इसको यहाँ से, तिरुभुवन साहब को बनाओ और इसको, ज्ञानेंद्र साहब को यहाँ से सत्ता से हटाओ। तो यानी कि फिर नेहरू जी के प्रयासों से उसको गद्दी पर बैठाया गया। यानी कि गद्दी पर इसलिए बैठाया कि कॉमनवेल्थ की मीटिंग होनी थी उसी समय, और नेहरू जी ने बोल दिया कि हम इसमें नहीं जाएंगे। तो यानी कि ब्रिटेन को लगा कि अगर ये भारत जैसा राष्ट्र कॉमनवेल्थ की सदस्यता में नहीं जाएगा तो बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो उसने अमेरिका को समझाकर तिरुभुवन को दोबारा फिर गद्दी पर बैठवाया, और वहीं राणा जी को कहा, क्योंकि राणा जी की सारी संपत्ति भारत के अंदर थी, सारे अकाउंट जितना पैसा वैसा उसका सभी था वो भारत के अंदर था। और नेहरू जी ने कहा कि इसके सारे के सारे खाते, अकाउंट, सब संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो तुरंत राणा जी का दिमाग भी ठीक हो गया, उन्होंने फिर उसको उपदस्थ करके ज्ञानेंद्र साहब को, तिरुभुवन को फिर वहां सत्ता पर बैठाया। और उसी के साथ नेहरू जी ने फिर क्या किया, एक संधि कर ली, और संधि में यह कहा गया कि देखो, आप आंतरिक मामले देखना और बाह्य हम आपके मामले देखते रहेंगे, आपको आंतरिक रूप से संपर्क होता है। तो यानी कि तीनों राष्ट्रों के साथ नेहरू जी ने इतनी अच्छी पॉलिसी अपनाई, तो ऐसी क्या गलती रह गई कि तिब्बत को लेकर या सिक्किम को लेकर नेहरू जी ने क्यों ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया कि आज हमको वो सब चीजें देखनी पड़ रही है। वहीं आपने देखा होगा सन 2017 के आसपास, डोकलाम विवाद हुआ यहाँ पे, ये सिक्किम का मामला था, क्योंकि यहाँ से ही दार्जिलिंग पड़ता है, दार्जिलिंग और सिल्लीगुड़ी में यही पड़ता है। तो यहाँ से सिल्लीगुड़ी रास्ता जाता है ऐसे है। तो ये जो रास्ता जाता है सिल्लीगुड़ी वगैरह का, ये कॉरिडोर बहुत पतला संकीरा गलियारा है, और संकीरा गलियारा है तो यानी कि अगर देखो यहाँ से अगर ये रास्ता हमारा कट जाए तो यानी कि भूटान की तो हमने ले रखी है बाह्य रक्षा वगैरह की, उसकी सारी जिम्मेदारी। तो ये गगनचुंबी जो वैली है वो यहीं पे पड़ती है। तो यानी कि डोकलाम विवाद इसी यहीं पे हुआ था, अक्साई चीन वाला वो उधर है। तो जब डोकलाम विवाद हुआ तो भारत ने इसमें पूर्णतः स्ट्रॉन्ग रूप में अपनी लीडरशिप निभाई और चीन को पीछे धकेला। तो यानी कि अब इसी तरीके से देखो, हमने यहाँ तो अपनी भूमिका निभाई। उस समय आपको पता होगा कि जैसे ही देश आजाद हुआ और चाइना ने उधर नेहरू जी की पॉलिसी के पास ऊपर अटैक कर दिया इधर अक्साई चीन पर, और अक्साई चीन ले लिया हमसे, जिसपे अभी भी गलवान घाटी वगैरह पे जो डिस्प्यूट बना हुआ है वो यही डिस्प्यूट है यहाँ पे। तो देखो उस समय पे क्या हुआ कि नेहरू जी ने इतनी रियलिस्टिक पॉलिसी अपनाई, पर गलती क्या कर दी, सबसे बड़ी गलती नेहरू जी ने यह करी कि वो आदर्शवादी बहुत ज़्यादा थे। और नेहरू जी का जो आदर्शवाद था, जो इनका आदर्शवाद था, उसी के कारण ये
मारे गए। देखो, इतनी रियलिस्टिक पॉलिसी अपनाने वाला व्यक्ति, सीमाओं को लेकर बेहतर तरीके से इतनी अच्छी पॉलिसी अपनाई, सभी के साथ समझौता कर लिया और उनको बोला गया कि भाई तुम स्वतंत्र हो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से हमारे संरक्षण में रहो। देखो, ऐसे साम्यवादी देश उधर से आपके ऊपर अटैक कर सकते, तरह तरह की उनको बताकर बातें, उनके संदर्भ में जितने भी उनके भय थे उनको उजागर करके इतनी अच्छी सारी पॉलिसी अपनाई। पर नेहरू जी ने गलती आइडियलिस्ट क्या की, उस गलती का जो आज भी वर्तमान संदर्भ में आप देख रहे हो कि कभी डोकलाम विवाद और कभी गलवान घाटी विवाद, कभी सियाचिन का विवाद, कभी इधर नैफा का विवाद, तो वो सारे के सारे विवाद किसकी क्या गलती रही वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि नेहरू जी के आदर्शवाद के कारण कुछ ऐसी पॉलिसी अपनाई गई जिसके कारण वर्तमान में भी भारत को ये सभी चीज़ों का, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आगे कि नेहरू जी का आदर्शवाद क्या था और उस आदर्शवाद में नेहरू जी की क्या ऐसी कुछ गलतियां हुई, इतने रियलिस्टिक व्यक्ति ने ऐसी पॉलिसी अपनाने के बाद भी क्या ऐसी गलतियां की कि चाइना उसके बाद समय समय पर भारत के साथ विवाद के विषयों को लेकर बना रहता है। ऐसी सभी पॉलिसियों की हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आऊँगा मैं। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्लीज़ उसको देखना ना भूलें। तो थैंक यू, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।